नमस्कार, मैं स्मिता और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त तन्वी। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल मेरे सभी दर्शक वृंद का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज के मेहमान के बारे में दर्शकों मैं आपको क्या बताऊं, बस इतना कहना चाहूँगी कि जब भी हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई नाटक देखते हैं, तो हम उसके किरदार से बहुत प्रभावित होते हैं और हमें बहुत सारी चीज़ें प्रभावित कर जाती है। लेकिन ज़रा सोचिए उस इंसान के बारे में जिसके ऊपर उस पूरे नाटक की या उस पूरे फिल्म की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सिर्फ उसे एक हिस्से को नहीं छूना होता है, हर चीज़ को अपने कंधे पर लेकर चलना होता है और सब कुछ को बहुत ही खूबसूरती से बैलेंस करते हुए हम दर्शकों के लिए वो एंटरटेनमेंट की चीज़ परोसते हैं और इसके पीछे उनका अथक मेहनत, ढेर सारी सफलता के पीछे की कहानी होती है। तो मेरे दोस्त स्मिता बताएंगी आज के मेहमान के बारे में क्या। बिल्कुल तन्वी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हम तो जब किसी नाटक और किसी मूवी या किसी शो को देखते हैं तो हम पर्दे पर जो सामने है उसके एक्टिंग के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो उसका डायरेक्टर होता है, जो उसके पर्दे के पीछे इतनी सारी मेहनत करता है, वो उन्हें भी हम हैट्स ऑफ करते हैं कि वो इतनी कड़ी मेहनत के बाद उस पूरे कहानी को प्रस्तुत करते हैं हमारे सामने। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार जी, जिन्होंने कई भाषाओं में 170 से भी अधिक नाटकों का मंचन किया है, कई कहानियाँ लिखी हैं, कई शोज डायरेक्ट किए हैं और कई फिल्मों के भी कहानियों को डायरेक्ट किया है। तो आइए स्वागत करते हैं वरिष्ठ रंगकर्मी सुमन कुमार जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहान में। नमस्कार, बिहार बिहान के सारे दर्शकों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं पटना दूरदर्शन का। और रंगमंच के पीछे जो आप चर्चा कर रहे थे कि रंगमंच के बैकग्राउंड में जो निर्देशक होता है उसकी जिम्मेवारियां बहुत बड़ी होती हैं, और सचमुच ये सच्चाई है कि उसकी जिम्मेवारी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि एक कप्तान अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ जाता है तो जहाज डूब सकता है। इसलिए एक एक कलाकार के ड्रेस पर उसके कॉस्ट्यूम्स क्या होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू जो हमारा प्ले है उसके मुताबिक वो सूटेबल है कि नहीं, संगीत पे, स्टेज क्राफ्ट पे, लाइटिंग पे, हर चीज़ का उसको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हम रात का सीन अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमें रात ही दिखानी है, दिन है तो दिन में दिखाना है। तो इस तरह से कई एक पीसेज आते हैं नाटक के निर्देशक के दरमियान कि वो जब किसी भी मंच के लिए एक नाटक को मुकम्मल तैयार करता है तो वो ये सोचता रहता है कि कहाँ पे किस कैरेक्टर को बैठाया जाए, किस एंगल पर कहाँ वो शूट करेगा, क्या मोमेंट होंगे उसके, कितनी दूरी तक वो तय कर पाएगा। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना रंगमंच, फिल्म और सीरियल्स में, चूँकि मैंने तीनों में लगभग अभिनय किया भी है, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भीम भवानी, मिर्ज़ा गालिब, सब में मैंने एक ज़माने में 92 में किया है। उस समय मैं मुंबई में रहता था और हालांकि मैं आकाशवाणी का रेगुलर स्टाफ था एज उद्घोषक, लेकिन मैं छुट्टी लेके चला जाता था और वहाँ मैं काम करता था। तो उसमें मैंने बड़े डायरेक्टर्स को काम करते हुए देखा कि कैसे गुलजार साहब किसी एक्टर को क्या प्लेसमेंट देते हैं, क्या जगह मुकम्मल करते हैं कि कौन सा ड्रेस होना चाहिए, क्या होगा, वो सारी फिल्म में तो ये सारा सिस्टम अलग अलग आदमी डिवाइस करके अपने अपने काम को करता है, लेकिन रंगमंच पे अकेला एक निर्देशक जो होता है उसको सब कुछ का ध्यान रखना होता है। और जब हम निर्देशक किसी नाटक को मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं, अभी मैंने एक फेस्टिवल किया कुछ ही दिन पहले, 2 से 3 मार्च 4-5 मार्च तक किया है, शिवाजी, उसमें मैं डायरेक्ट कर रहा था डॉक्टर चतुर्भुज की स्मृति में। तो शिवाजी प्ले में शिवाजी के बारे में, शिवाजी के कपड़े क्या होने चाहिए, शिवाजी के मूवमेंट क्या होने चाहिए, शिवाजी कैरेक्टर कैसे मूव करेगा, औरंगजेब उसके साथ कैसे बिहेव करेगा, उसके सारे एक्टर्स कैसे उसके साथ बिहेव करेंगे, उसके कॉस्ट्यूम्स क्या होंगे, तो ये सब पहले से डिसाइड करना पड़ता है। रंगमंच में हमको एक लिमिट है कि उससे हम ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकते हैं। एक लंबाई होती है उसके ज़्यादा, मान लीजिए कि 40 फीट का वो मंच है,
तो उसके उसके अंदर ही हमको सारा कुछ, सारा मूवमेंट करना पड़ता है। तो हर एक्टर को किसको कहाँ बैठना है, कहाँ खड़े होके बोलना है, किस डायलॉग को कैसे बोलना है, तो ये शुरू में ही जब हम नाटक के दरमियान रिहर्सल्स करते हैं, महीनों रिहर्सल चलती है, तो उस दरमियान ही हम तय कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आज के समय में टेक्निकली हम लोग बहुत हाई हो गए हैं, कुछ रिच हो गए हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सेल लेके निकाल कर उस पर डाल देते हैं और हम दिखा देते हैं। लेकिन एक ज़माना था जब 62 में मैंने नाटक की शुरुआत की थी। 1962 में भारत चीन का आक्रमण हुआ था। उस समय चीन ने अचानक आक्रमण कर दिया था। तो मेरे पिताजी रहते थे गढ़ारा में, और वहीं पर मैं RKC चमरिया हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता था। तो उन दिनों गढ़ारा रेलवे इंस्टीट्यूट में नाटक की परंपरा, चूँकि वहाँ क्वार्टर्स में रहने वाले लड़के लड़कियाँ जो भी थे, उन लोगों को लेकर मैंने एक बहुत प्ले किया था, नेफा की एक शाम। तो एक ज़माना था, उस समय उसका अटैक हुआ था, और नेफा की एक शाम में वही हिंदी चीनी भाई भाई वाली बात तो वो दोहराई गई थी। तो वो शुरुआत थी, और उस दौर में बहुत सारी चीज़ें हम ऐसे नहीं दिखा पाते थे, पेंटिंग से नहीं दिखा पाते थे। एक पर्दा होता था, और पर्दा ही पर ही सब कुछ बना हुआ होता था। उस पर्दे को ही हम पीछे बैकड्रॉप के रूप में इस्तेमाल करते थे, और एक्टर्स आगे अभिनय करते थे। धीरे 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 ये सारी चीज़ें बढ़ती चली गई, और अब तो अगर फोक थिएटर का लिया जाए तो फोक थिएटर में ये सारी चीज़ों की कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं है। एक मूवमेंट होता है, उसके बाद सारे पात्र बैठ जाते हैं और नाटक करना शुरू कर देते हैं। तो फोक में उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम रियलिस्टिक रंगमंच करते हैं, तो रियलिस्टिक रंगमंच के लिए हमको ये सारी तैयारियों को करनी पड़ती है, और हम जब तक नहीं करेंगे तो फिर दूसरा कौन करेगा। तो एक रंगमंच के निर्देशक के रूप में, एक रंगमंच के कलाकार के रूप में मैंने जो अनुभव किया है, वर्षों से अनुभव किया। मैं आपको बताऊं कि 66 में मैंने नाटक की स्वर परीक्षा पास की थी AC आकाशवाणी पटना में। 70 से मैं आकस्मिक उद्घोषक के रूप में आया। 74 में मैं रेगुलर अनाउंसर बना। तो डिक्शन बहुत बड़ी चीज़ है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आपकी शुद्धता नहीं है, ड्रामा के किसी भी कैरेक्टर को अगर शुद्ध बोलना नहीं आता है, उसके तलफ़ुज़ अगर सही नहीं है, तो वो क्या करेगा। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और आज हम देखते हैं बिहार में, मैंने कई जगह मूवमेंट बाहर भी किया है, शोज किए हैं, बाहर किए हैं, कनाडा में किया, दिल्ली में किया, बॉम्बे में किया, हर जगह हमने शोज किया। लेकिन मैं देखता हूं कि बिहार में जो प्राइमरी एजुकेशन है, उसमें शुद्धता पे बहुत ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, हम घर में बोलते हैं, मगही बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, मैथिली बोलते हैं, हर डायलेक्ट्स में हम अपने घरों में बात करते हैं। लेकिन रंगमंच पे हमको वो नहीं चलता है। अगर हम मैथिली नाटक कर रहे हैं तो ठीक है, भोजपुरी कर रहे हैं तो ठीक है, मगही कर रहे हैं तो ठीक है, अलग है। लेकिन अगर हिंदी कर रहे हैं तो हमको उन सारी चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है कि अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो हमारे दर्शक बोर हो जाएंगे, और वो कहेंगे कि इसको स नहीं बोलने आता है, हर चीज़ को श ही बोल रहा है, र नहीं बोल रहे हैं तो ड़ बोल रहा है। ये तो ये जो कुछ कॉमन चीजें हैं वो बहुत ज़्यादा उभर के आ जाती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको एक बहुत पहले 84 में एक नाटक किया था हम लोगों ने, तुगलक नाटक में, तुगलक नाटक का एक डायलॉग है। मैं अगर तो मैं आपको उस डायलॉग से रूबरू कराऊं। वो एक ज़माना था, तुगलक की सौतेली माँ जो है वो उसके खिलाफ साजिश रचती है। ये बात तुगलक को मालूम हो जाता है। तो सौतेली माँ से जब वो बातचीत करता है, उसको बुलाता है और पूछता है कि तुमने ये क्या किया, तो वो कहती है कि नहीं, माफ़ कर दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया तुम्हारे खिलाफ, मैं बाकी लोगों ने साजिश की है। बोला नहीं, तूने ज़िनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है, तूने ज़िनाकारी से भी बदतर गुनाह किया है। हुकूमत के कानून में तेरे जैसे मुजरिमों के लिए एक ही सजा दर्ज है कि तुझे बाजार के बीचों बीच खंबे से बांध दिया जाए और आते जाते लोग पत्थर फेंक फेंक कर तेरी जान ले लें। ये
क्या बात तुगलक है, कुछ क्या समय है। जी, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, जरूर रोकना चाहेंगे। इस उम्र में भी जो आवाज में आपकी ठसक है, जो बुलंदी है, जो जोश और जोश है, वो उत्साह हम आज भी महसूस कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो 84 की आपने बात की, उस समय आपने ये डायलॉग डिलीवरी की थी, अंदाज भले उम्र थोड़ी बढ़ गई है लेकिन अंदाज बिल्कुल यही है। बहुत ही शानदार, बहुत ही और खूबसूरत। तन्वी सर के, सुमन जी की बातें सुन के ये भी लग रहा है कि कहते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट से लेकर कलर तक, और वो रामलीला से लेकर वेब सीरीज तक, और भारत चीन आक्रमण से लेकर कोरोना वायरस तक सुमन जी ने वो सारा दौर देखा है। लेकिन जैसा कि अभी आपने जिक्र किया सुमन जी की, थिएटर की बात हम कर रहे थे, उसमें आपने बताया कि कैसे चीज़ें होती हैं, लेकिन थिएटर की एक बड़ी खासियत ये भी मानी जाती है कि उसमें रीटेक की गुंजाइश नहीं होती, जो है ऑन स्पॉट है, एट द बिल्कुल, टाइम बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो आपके नज़रिए से रीटेक की गुंजाइश ना होना आप लोगों के लिए या फिर एक कलाकार के लिए खामी है या फिर एक बहुत बढ़िया कह सकते हैं प्लस पॉइंट है? क्या चैलेंज कहते है हैं? वो। चैलेंज है वो जी। रीटेक ना होना एक थिएटर वर्कर के लिए वो चैलेंज होता है, क्योंकि सेकंड शॉट नहीं होता उसमें। जो आप कर रहे हैं, जो भी कैरेक्टर आपको दिया गया, उस कैरेक्टर में आपको मूवमेंट के साथ डायलॉग डिलीवरी बहुत ज़रूरी होती है। और फिल्मों में तो हम कट टू कट करते हैं, 50 शॉट भी ले सकते हैं, 5 शॉट में भी ओके हो सकता है, लेकिन थिएटर में 1 शॉट होता है ओके। और अगर आपको ताली मिल गई तो आप समझिए कि आपने बहुत अच्छा अभिनय किया, और नहीं मिली तो समझिए आप कहीं के नहीं रहे। तो रंगमंच पे बहुत सारी बातों को ध्यान रखते हुए इस चीज़ को सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट किया जाता है कि आप जो बोल रहे हैं, जो अभिनय कर रहे हैं, जिस कैरेक्टर का अभिनय कर रहे हैं, अगर राजा का कर रहे हैं, भिखारी का कर रहे हैं, और अगर वकील का कर रहे हैं, डॉक्टर का कर रहे हैं, तो डॉक्टर कैसे बोलता है, भिखारी कैसे भीख मांगता है, और राजा कैसे बोलेगा, इन सबको आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा ना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि राजा के बोलने का स्टाइल क्या होगा। देखिए, एक ज़माने में पारसी रंगमंच हमारे यहाँ हावी था, यहूदी की लड़की, और बहुत सारे नाटक उस समय खेले जाते थे। तो वो एक दौर था बिफोर इंडिपेंडेंट और आफ्टर इंडिपेंडेंट, आज़ादी के पहले का रंगमंच, आज़ादी के बाद का रंगमंच, उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। कॉस्ट्यूम प्ले होता था मैक्सिमम, पहले कॉस्ट्यूम प्ले ही होता था, बड़े बड़े राजा महाराजाओं के कपड़े पहना दिए जाते थे, और उनके डायलॉग डिलीवरी जो है वो विभिन्न स्तरों पर और बहुत ज़ोरदार होते थे। मैंने तो अभी कुछ नहीं खास नहीं किया, लेकिन उस ज़माने में जो यहूदी की लड़की वगैरह में जो प्ले रोल करते थे, उन लोगों को कहा जाता था कि घी पिलाया जाता है और उससे उनका ब्रेथ जो है वो बढ़ता है, और तब वो डायलॉग बोलते थे, क्योंकि उस समय माइक्रोफोन की वैसी व्यवस्था थी नहीं। अब ना माइक्रोफोन आ गया है, कॉर्डलेस आ गया, सब कुछ आ गया, हम आधुनिक तकनीक के रूप में उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन पहले नहीं था। पहले 10,000 ऑडियंस अगर सामने है तो कैसे बोलना है आपको। एक ज़माना था कि बिहार के शेक्सपियर, जिनको कह लीजिए भिखारी ठाकुर, उनका नाम सभी जानते हैं, तो वो भिखारी ठाकुर भी 10,000 20,000 ऑडियंस उनके सामने होती थी, और उन तक उनको उनकी आवाज़ पहुंचानी होती थी। तो आवाज़ का उसके निकालने की जो प्रक्रिया थी, सोचिए कि कितना ध्यान वो लोग देते होंगे, पहले कितनी मेहनत करते होंगे। अभी मैं जब कलाकारों को कभी सिखाता हूँ कि भाई, अगर तुम्हारे डिक्शन और तुम्हारी वॉइस अगर सही नहीं होगी और नहीं बोल पाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। थिएटर में ख़ास तौर से दिक्कत होगी आपको। सीरियल्स में और इसमें फिल्मों में उतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो अब तो डबिंग हो गई है, आउटसिंक है, बहुत सारी तकनीकों का हम इस्तेमाल करा लिया जाता है, तो वो सारी चीज़ें, अब वो परेशानियाँ दूर हो गई हैं। पहले एक ज़माना था जिस समय की जो डायलॉग बोले जाते थे, जो रिकॉर्डिंग हुई है वही रिकॉर्डिंग फिल्मों में भी बचती थी, तो उसको एडिटिंग टेबल पे जाके उसको थोड़ा ठीक किया जाता था। लेकिन अब वो सुविधा नहीं रही। और मैं आपको यही बताऊं कि मैं भी एक गांव से ही निकल के बाहर निकला। ये आसपास ही गांव है, चक सुल्तानपुर फतुहा की जगह पर। ये यहाँ मैं गांव में बचपन में पाठशाला में पढ़ने जाता था, लेकिन मेरे पिताजी चूँकि रेलवे में उनकी नौकरी लग गई थी, तो गोरखपुर में उनकी पोस्टिंग थी। तो मेरा पहला एडुकेशन जो है बचपन का,
वो 5वीं 6ठी क्लास तक गोरखपुर के रेलवे स्कूल में हुआ। बाद में मैं बरौनी आ गया और गढ़ारा रेलवे इंस्टीट्यूट में फिर थिएटर करने लग गया। तो रंगमंच में हम बच्चों को या जो भी हमारे नए कलाकार आते हैं उनको मैं बताता हूँ कि सबसे बढ़िया चीज़ है कि ओम बोलना सीखो, उसका उच्चारण करें। उसके वेरिएशंस होते हैं। ओम नमः शिवाय एक बार नहीं है, ओम नमः अगर बोलना आ गया आपको और उसके सारे सातों सप्तक स्वर पर अगर आप बोलना आ गए तो वो आप अगर सीख जाएंगे तो आगे आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो परेशानी ये होती है कि आजकल के लड़के सीखना नहीं चाहते हैं, सब में धैर्य की कहीं ना कहीं कह सकते हैं हाँ, कि कमी भटक है। जाते हैं, वो भटक जाते हैं। जैसे अभी मैंने अभी चर्चा भी मैंने की कि शिवाजी हमने अभी अभी नाटक किया था, तो शिवाजी में एक डायलॉग आता है, शिवाजी नसीम बानू जब उसके पास कैद होके जाती है तो कहता है कि जानते नहीं हो कि शिवाजी जो है महिलाओं पर अत्याचार नहीं करता और तुम इसको पकड़ के ले आए हो तो इसके लिए तुमको सजा दी जाएगी और मैं उसकी गर्दन कटवा दूंगा। लेकिन उसका सिपासालार जो है वो कहता है कि नहीं, हुजूर उससे गलती हो गई है। लेकिन एक जगह उसके डायलॉग हैं कि आज जो मजहबी तफरके फैला के लोग आपस में हिंदू मुस्लिम ये सब करते रहते हैं, ये हमारी देन नहीं है, ये लोगों के भड़काव के चक्कर में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो वो शिवाजी राजे का जो कैरेक्टर बिल्डअप करता है वो वही नसीम बानू जो है उसके कैरेक्टर को आगे ले जाती है और वो बाद में अपनी इसकी चूंकि जान बच गई थी तो वो गई है उसको सचेत करने के लिए, जो आगरा के महल में उसको कैद कर लिया गया था, औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया था और उसको मालूम होता है कि इसका खून करवा देगा, तो वो जाती है उसको सचेत करने के लिए। वो कहती है कि तुम जो है यहाँ से भाग जाओ, नहीं भागोगे तो औरंगजेब तुम्हारा खून करा देगा। तो वो कहती है कि नहीं, मैं किसी तरह से कोशिश करता हूँ कि तुम मेरा बुर्का ओढ़ के भाग जाओ यहाँ से। तो कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा, मैं सोचूंगा कि कैसे मैं जा सकता हूँ। तो बहुत सारी बातें जो रंगमंच पे हमको निकालनी पड़ती हैं। मैंने कहा ना कि कलाकारों को इतनी मेहनत करनी पड़ती है, रंगमंच के खास कर बिल्कुल रणवीर, हम लोग कहते हैं ना दूरदर्शन कि वाले सामने नहीं, देखते दूरदर्शन में हैं। तो आप रीटेक के लिए बहुत सारी गुंजाइश रहती है, लेकिन रंगमंच पे 100 ओके होता है तो उसके लिए बहुत जरूरी होता बहुत है, बारीकियों का ध्यान रखना बहुत पड़ता ज्यादा होगा, बारीकियों क्योंकि का हम जब ध्यान सामने देखते हैं तो बस देखते हैं एक्टर कौन है, एक्ट्रेस कौन है, हाँ। उसकी एक्टिंग क्या है, उसके डायलॉग्स कौन है, बिल्कुल। लेकिन उसके पीछे की जो बारीकियां हैं वो बिल्कुल बाकायदा एक डायरेक्टर ही समझ सकता है। सुमन जी, आपने बहुत सारी बातें की, लेकिन हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हमने पढ़ा है आपके बारे में कि आपने 170 से भी अधिक नाटकों का मंचन किया है, बिल्कुल। अनेक भाषाओं में किया है, हाँ। तो कुछ ऐसे नाटक या कुछ ऐसी फिल्में, कुछ ऐसी कहानियां जो आपके दिल के बेहद करीब हैं, जिनके बारे में आप बताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको एलोबरेट करते हैं। कोई एक कहानी होती है, कोई जैसे भोजपुरी में अगर हम कोई नाटक कर रहे हैं तो भोजपुर के एंगल के हिसाब से ही हमको उसको डिपिक्ट करना पड़ता है। और हम जातानी, हम खातानी, हम सूतातानी, और ये जो उनके बोलने के अंदाज होते हैं, या मिथिलांचल के लोग जो उनकी जो भाषा होती है उसको डिपिक्ट करना होता है। तो हमने एक बहुत फसरी करके एक नाटक था, बहुत पहले हमने डायरेक्ट किया था, कि राम जो है वो आधुनिक परिवेश में आते हैं देखने के लिए कि अभी हमारी प्रजा क्या कर रही है। तो राम को डिपिक्ट करना और राम को आधुनिक परिवेश में डिपिक्ट करना, दोनों में अंतर है। पौराणिक राम की कथा अलग है और आधुनिक राम की कथा अलग है। तो हम उसको देखते हैं, उस हिसाब से हमने उसको डिपिक्ट किया कि आज के आधुनिक परिवेश में जहां भुखमरी, बेरोजगारी, व्यभिचार, अत्याचार, रेप केस, ये सारा कुछ जो है वो राम आके आज के युग में देख रहा है। तो वो क्या अपने आप कंसीव करेगा कि आज का आधुनिक जो परिवर्तन है, ये क्या हमारा यही परिवर्तन है? इसी के लिए हमने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी और आज हम इस माहौल में जी रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो कैरेक्टर्स के मुताबिक, चाहे मगही का नाटक हो, आकाशवाणी के लिए मैंने कई मगही प्ले भी डायरेक्ट किए, भोजपुरी प्ले किए, मैथिली प्ले भी किए।
तो वहाँ जब डायरेक्शन का आता है, जहन में आता है, तो देखिए हम मंच पे करने के लिए तो अपने वॉइस को थ्रो कर लेते हैं, माइक्रोफोन पे जब हम बात करने की कोशिश करते हैं तो हमें पहले हमारे गुरु ने हमें ये सिखाया था। जब मैं पहली बार माइक्रोफोन को फेस कर रहा था तो हमारे गुरु ने कहा था कि इसको आप अपनी महबूबा की तरह माने, ये माइक्रोफोन आपके सामने जो पड़ा हुआ है इसको आप अपनी महबूबा की तरह माने और उससे प्यार करें और उससे इधर उधर नहीं जाए, उसके सामने आप बोलें। अगर आप इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो आपकी वॉइस की क्वालिटी बदल जाएगी, लेकिन उसको आप फेस करेंगे तभी आपकी वॉइस की क्वालिटी जो है वो सॉलिड होगी। तो ये जो उद्घोषकों के लिए ये बहुत बड़ी सीख होती है कि हम जब उद्घोषणा करते हैं तो हम ये कोशिश करते हैं कि माइक्रोफोन को ही फेस करके अपनी बात करें। बहुत सारी चीजें आपने बताई और बहुत सारी चीजें अभी आपने जाननी बाकी है। सुमन जी, आपसे हम आपके नाटकों के बारे में बात कर रहे थे। आपके बारे में हमने सुना है कि आपके किसी बहुत ही खास नाटक के जरिए आपको दिल्ली में भी वहाँ चिल्ड्रन एसोसिएशन का कुछ खास फंक्शन था जिसके लिए आपको आमंत्रित किया गया था, तो उसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ी जानकारी दें। मैं आपको बता दूं, ये 2001 या 2 की बात है। 2000 जश्न बचपन वहाँ होता है NSD में, तो जस्ट उस समय जश्न बचपन की शुरुआत होती है। हमने बच्चों पे नाटक तैयार किया था, ज़रूरत इसी की है। ज़रूरत मतलब जो काम करने वाले स्लम के बच्चे हैं, उन बच्चों को लेकर मैंने वो नाटक तैयार किया था। और वो नाटक, उस नाटक में कहानी ये है कि दबंग आदमी, आप जानती हैं गांव में जो बड़े लोग होते हैं वो उनका कोई ना कोई धंधा ऐसा होता है जो अंडरग्राउंड होता है। वो शराब का कारखाना बनाए हुए थे और शराब बंदी उस जमाने में नहीं थी, लेकिन वो उन्होंने क्या किया था, बच्चों से पैकिंग करवाते थे वो, और उस तरह से बच्चों को टॉर्चर करते थे, मारते थे, पीटते थे। जो बच्चे गरीब बच्चे थे उनको ले जाकर कहीं गांव से पकड़वा कर मंगवा लिया और उनको बंधुआ मजदूर की तरह वो इस्तेमाल करते थे। बाद में उनको जब पता चलता है कि ये वो बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है ना बच्चों के लिए, तो ज़रूरत उस समय बच्चों को पढ़ने की थी, ना कि वो शराब और उसका जो ठेकेदार है उसका बोतल पैक करे। तो ये मामला जब सामने आया, तो फ्रंट में जब आया तो लोगों ने उसको किसी तरह मैनेज किया और एक स्कूल के हेडमास्टर ने उसको पॉइंट आउट किया और वो हेडमास्टर जाता है और वहाँ से बच्चों को निकाल के लाता है और फिर उनको पढ़ाने की कोशिश करता है। तो ज़रूरत आज हमारी ये है कि शिक्षा का प्रचार हो, ना कि आप जो दुर्गुण सिखा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार जी, बड़ी अच्छी तो बात। ये बच्चे तभी ना आगे बढ़कर हमारा भविष्य बनेंगे। पॉजिटिविटी तो को ढूंढने की मैं ये संदेश भी देता रहता था, बराबर ये कहता भी रहता था, सूरज की हर रोशनी ताजगी दे आपको, सूरज की हर रोशनी ताजगी दे आपको, चांद की हर किरण रोशनी दे आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं है दोस्तों, माँ शारदे हर खुशी दे आपको। क्या बात है। तो माता रानी से उन बच्चों के लिए दुआएं। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ जानना चाहेंगे आपसे सुमन जी, बिहार गौरव गान में भी आपकी अग्रणी भूमिका रही है, उसमें आप बहुत ही मुख्य भूमिका में थे, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, एक जमाना था कि बिहार गौरव गान की जब कल्पना की गई तो एक हादसा है। उस समय कल्चर के डायरेक्टर थे अंजनी कुमार सिंह, अभी जो मुख्यमंत्री के सलाहकार बने हुए हैं वही थे। तो यही यूथ हॉस्टल नया खुला था और यूथ हॉस्टल में सारे लोग बैठे हुए थे और अंजनी बाबू ने हमसे, कई लोगों से पूछा गया कि बिहार गौरव गान हम लोग करना चाहते हैं, लोक उत्सव होने वाला है गांधी मैदान में। तो लोक उत्सव, उस समय नई सरकार बनी थी और उस समय लोक उत्सव करना है, लोगों के लिए, आम पब्लिक के लिए, क्योंकि हर आदमी गांव का या बाहर का और रंगमंच पे नहीं जा पाता है, तो वो गांधी मैदान में तो देखेगा। तो उसकी कल्पना करनी है और उस समय डॉक्टर शांति जैन है जो अभी पद्मश्री जिनको मिला भी है, तो डॉक्टर शांति जैन ने वो रचना रची थी बिहार गौरव गान की, दिशा दिशा में लोक रंग का तार तार है, सौंधी सौंधी माटी का बिहार है। बिल्कुल। तो उस समय बिहार इनएक्ट था,
झारखंड अलग नहीं हुआ था। तो 97 की बात मैं बता रहा हूँ कि 97 में जब अंजनी बाबू ने पूछा कि कोई है तैयार इसको कोरियोग्राफ करने के लिए, इसकी रिकॉर्डिंग करानी होगी, उसको रिहर्सल्स कराने होंगे, तो कोई तैयार नहीं हुआ। उस समय के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे संगीत नाटक अकादमी को, उन्होंने कहा कि सुमन जी, या और रत्ना पुरकायस्था थी, यहाँ भी रह चुकी हैं, रत्ना थी, सुमन भाई आप तैयार हो जाइए, हम लोग आपके साथ हैं। तो हमने कहा कि चलो, जब आप लोग कह रहे हो तो मैं तैयार हो जाता हूँ। और वो दिन है कि मैंने उसकी तैयारी शुरू की। सीताराम सिंह है, उन्होंने म्यूजिक दिया और रवि भारती में उसकी रिकॉर्डिंग हुई। 97 की बात मैं बता रहा हूँ। बिहार सरकार से पैसा मिला और वहाँ रिकॉर्डिंग कराई गई। उसके बाद यही इसी यूथ हॉस्टल में मैंने 70 लड़के लड़कियों को लेकर उसकी तैयारी शुरू की। तो अभी गुरुजी हैं, वो उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। विश्वबंधु डांस तो मैं डांस तो जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे जहन में जो चीज़ें थी कि बिहार का गौरव गान है, तो बिहार में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और बिहार का नक्शा बनेगा, उसके ऊपर ये मूवमेंट होगा। तो नृत्य सिखाने के लिए हमने उनको अपना साथ लिया और विश्वबंधु जी ने हमारा सपोर्ट भी किया। संगीत बन चुका था, उसके बाद उसकी तैयारी शुरू हो गई। अपने किसी डायलॉग के साथ अगर कुछ चलते चलते संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक नाटक आम्रपाली में राम वृक्ष बेनीपुरी का लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने अजातशत्रु की भूमिका की थी और आम्रपाली से बातचीत चल रही है। वो एक दूसरा सेगमेंट है, लेकिन सुनीत जो उसका सेनापति है, वो कुछ बोल देता है, कहता है कि सम्राट क्या ये दर्द की वाणी नहीं है? तो वो डांटता है उसको, कहता है सुनीत तुम बहक जाया करते हो, तुम जानते हो कि सम्राट सम्राट होता है और मगध सम्राट की आज्ञा अचल अटल है। आम्रपाली को वैशाली लाना ही है, वैशाली से ये मेरा निर्णय है, तुम्हारा नहीं। किसी भी हालत में आम्रपाली को मैं यहां देखना चाहता हूं। तो वो क्या बात है, बहुत सुंदर। आम्रपाली के लिए वो उसने कोशिश की और इस तरह से बहुत सारे डायलॉग्स ऐसे होते हैं जिनको कि दूसरे रेंज में बोला जाता है और दूसरी प्यार मोहब्बत की चीजें और दूसरे तरह की चीजें, दोनों में बड़ा अंतर हो जाता है। बिल्कुल सुमन जी, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला और क्योंकि समय की कमी है तो नहीं तो बातें और भी बहुत सारी हैं। आप अपने सुबह का कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए और हमारे बिहार बिहार के लिए दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्टूडियो में आपका आना हम सभी के लिए बेहद खुशगवार था। शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को मेरी दर्शकों, हमने अपना काम कर दिया है और अब काम है आप सभी का अपने सुझाव और अपने सलाह देने का। तो उठाइए कागज और कलम और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001 और हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम दोनों को दीजिए आप इजाजत। नमस्कार।